हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 13 जनवरी 2025। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक्स बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक है ड्राफ्ट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स एंड अथॉरिटेरियनिज्म। तो ये आएगा आपको जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आएगा। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन। पीएम इनॉग्रेट्स की जेड मोरा टनल, तो वो आसपास जो लोकेशन है उसको हम ज्योग्राफी के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं और ये प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक नंबर 2 फर्स्ट भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड, व्हाट इज डिफरेंट अबाउट स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, तो साइंस एंड टेक का पार्ट बनेगा और प्रीलिम्स के लिए ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है। तो वी आर गोइंग टू कवर दीज 3 टॉपिक्स टुडे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्ट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स एंड अथॉरिटेरियनिज्म, ये द हिंदू के ये टॉपिक का जो है हेडिंग है और इसको हम समझते हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ चुका है। डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। अब लॉ में सारा डिटेल्स आ पाना मुश्किल है, तो लॉ एक तरह से कई बार मोटा मोटा ब्रॉड गाइडलाइंस हो जाता है। लॉ के हिसाब से कई बार पार्लियामेंट डेलीगेट कर देती है या पावर डेलीगेटेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को, कि वो लोग क्या फर्दर अगर इस लॉ में और चीज़ें चाहिए, ऐड करना है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो रूल्स उसके ऊपर बन के आ जाता है। तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स को नोटिफाई किया है, या ड्राफ्ट रूल्स को, ड्राफ्ट मतलब अभी बन के आया है, फाइनलाइज नहीं किया गया है, ड्राफ्ट रूल्स को नोटिफाई किया गया है। द आर्टिकल अंडरस्कोर्स ऑनगोइंग डिबेट एंड द सेंट्रल रोल ऑफ ड्राफ्ट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल इन शेपिंग इंडियाज डेटा प्राइवेसी। तो ये नया रूल जो है, जो कि अभी ड्राफ्ट किया गया है, ये इंडिया की डेटा प्राइवेसी को कैसे अलग लेवल पे लेके जाएगा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस ड्राफ्ट में क्या क्या नए प्रोविजंस हैं उसको समझते हैं। तो ऑब्वियस बात है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट ऑपरेशनलाइजेस द एक्ट। एक्ट जो 2023 में पास हुआ उसको ये क्या करेगा? ऑपरेशनलाइज करेगा। साथ में डेटा फ्यूडरिसरी कौन है उसका डेफिनेशन है। आप जो भी प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, है ना, जिसको अब एक्स बोला जाता है, उसके अलावा जो भी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो भी आपका डेटा है, वो जो थर्ड पार्टी है, जो आपके और आपके जो सेंडर्स हैं उनके बीच में है, उनको क्या बोला जाएगा? डेटा फिड्यूसरी। जिनके पास आपका डेटा होगा, अमेजन पे, है ना, माइक्रोसॉफ्ट पे, सब लोग क्या हो जाएंगे? वो डेटा फिड्यूसरी हो जाएंगे। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये डेटा फिड्यूसरी एक एक पर्सन अपॉइंट करेंगे, जिनको क्या बोला जाएगा? डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो डेटा का प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। आपको अगर अपना डेटा से रिलेटेड कुछ कंसर्न होगा तो आप डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर से कंसल्ट कर सकते हो। और आपको, जो आप अपना अकाउंट बनाते हो, आपको क्या बोला जाएगा? डेटा प्रिंसिपल बोला जाएगा। डेटा प्रिंसिपल मीन्स द इंडिविजुअल टू whom द पर्सनल डेटा रिलेट्स। डेटा प्रिंसिपल, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर फिड्यूसरीज बनाएंगी। फिड्यूसरीज कौन है? कंपनीज हैं जो एक तरह से बीच में है आपके और आप जो भी कंटेंट डालते हो उसके बीच में। गूगल, यूट्यूब, सब कुछ उसमें आ जाएगा। ड्राफ्ट डेटा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल में और क्या है? पेरेंटल कंसेंट रिक्वायर्ड है। चिल्ड्रेन के डेटा के लिए पेरेंट्स का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि चिल्ड्रेन का डेटा ऐसे ही स्टोर किया जाएगा। वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जब भी सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैंडल बन रहा है तो वहां पे पेरेंटल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, पेरेंट का कंसेंट रिक्वायर है। आइडेंटिटी वैलिडेशन होना पड़ेगा, पेरेंट्स के एज का, पेरेंट्स के आइडेंटिटी का, तब जाके बच्चों का एक वैसा अकाउंट क्रिएट हो पाएगा। इसमें एक्सेप्शन क्या है? हेल्थ, कहीं पे हॉस्पिटल गए, वहां पे अगर डेटा स्टोर किया जा रहा है बच्चों का, किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां बच्चे पढ़ते हैं, डे केयर सेंटर, ये सब डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनको डेटा की जरूरत है, जो भी बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं या जो भी एडमिटेड हैं। डेटा रिटेंशन, डेटा कैन ओनली बी रिटेन्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कंसेंट एंड मस्ट बी डिलीटेड आफ्टरवर्ड। जब तक कंसेंट दिया गया, फॉर एग्जांपल आप अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर सकते हो, है ना, तो उसमें उनके पास सारा डेटा को भी डिलीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो डिलीट कर दें, बोले कि हमारे पास रख के बैठे हुए हैं, वो डेटा रख भी नहीं सकते। सिक्योरिटी मेजर्स, fiduciaries must ensure encryption, access control and monitoring for unauthorized access, so that कि आपका जो भी डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहे, आपको कोई और जो है थर्ड पार्टी या कोई हैक नहीं कर पाए इजीली आपका अकाउंट। कंसेंट मैनेजमेंट के लिए कंसेंट मैनेजर्स,
entities interested to manage consent records must comply with robust verification process. जब डेटा का कंसेंट दिया जाता है कि हाँ मेरा डेटा स्टोर कर लो, तो उसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस होना पड़ेगा, ग्रीवियांस का रिड्रेशल होना पड़ेगा. जब भी आपको किसी को डेटा प्रिंसिपल जो हैं, लोग जो हैं, उनको ग्रीवियांस आता है तो एड्रेस करना पड़ेगा. डेटा लोकलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो गवर्नमेंट हमेशा से बोलती है कि इंडिया वाले लोगों का जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए. उसको क्या बोलते हैं? डेटा लोकलाइजेशन. यूनियन गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई द काइंड ऑफ पर्सनल डेटा विच कैन बी प्रोसेस्ड बाय सिग्निफिकेंट डेटा प्रोड्यूसरीज. किस तरह का डेटा को डेटा प्रोड्यूसरी प्रोसेस कर सकते हैं, ये कौन बताएगा? यूनियन गवर्नमेंट बताएगी. इट इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन दैट सच पर्सनल डेटा इज नॉट ट्रांसफर्ड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया. वो डेटा वो कहीं और स्टोर नहीं कर सकते अपने पास, यूएस में या जहां की कंपनी है या कहीं भी किसी और कंट्री में नहीं कर सकते. डेटा को लोकलाइज करना पड़ेगा. डेटा को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा. द बोर्ड विल फंक्शन एज अ डिजिटल ऑफिस with a digital platform and app to enable citizens to approach it digitally and to have their complaints adjudicated. अगर आपको कुछ कंसर्न है आपकी डिजिटल डेटा से रिलेटेड, तो एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाया जाएगा. डेटा ब्रीच का रिपोर्टिंग, इंटीमेशन ऑब्लिगेशन. इन केस ऑफ ए ब्रीच, फिड्यूसरीज मस्ट इन्फॉर्म अफेक्टेड यूजर एंड द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड प्रॉम्प्टली डिटेलिंग इट्स नेचर, टाइमिंग एंड मिटिगेशन मेजर. मान लो कहीं बल्क में डेटा लीक हो गया, तो जो भी इंटरमीडियरीज हैं, जिसको फ्यूडिसरीज बोला जा रहा है, प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वो क्या करेंगी? इन्फॉर्म करेंगे. मे बी ईमेल से करें या कैसे भी करें, इन्फॉर्म करेंगी किसको? जिसका डेटा है उसको, और साथ में बोर्ड को, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी बताएंगे कि क्या लीक हुआ, कितना लीक हुआ और कैसे उसको वो ठीक करने का कोशिश कर रही है. यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीचेस, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन माइनर एंड मेजर ब्रीचेस, ऑल रिक्वायर्स रिपोर्टिंग. कितना भी ब्रीच हो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. पेनाल्टी भी लगेगा 250 करोड़ का, है ना, डेटा ब्रीच अगर प्रिवेंट करने के लिए सेफगार्ड इन लोगों ने नहीं लिया. लॉफुल प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट एजेंसीज मस्ट प्रोसेस सिटीजन डेटा लॉफुली. स्पेसिफिक सेफगार्ड आउटलाइन टू एड्रेस कंसर्न ओवर एग्जम्पशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. पब्लिक ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट एजेंसी को क्या मिलेगा? एक तरह से थोड़ा एग्जम्पशन मिलेगा, गवर्नमेंट एजेंसी को मिलता ही है. कंसर्न्स क्या क्या हाईलाइट किया गया, ये है प्रोविजंस कि क्या क्या प्रोविजंस बताए गए हैं आने वाले रूल्स में. कंसर्न्स भी तो होगा. कंसर्न्स है एग्जीक्यूटिव ओवररीच. एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट के जो भी एजेंसीज हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका ओवररीच दिखाया गया है. प्रोविजंस ग्रांट बोर्ड ब्रॉड डिस्क्रिशनरी पावर टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, जैसे लिखा गया है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, मे बी. तो फिर गवर्नमेंट का रोल अगर ज्यादा रहेगा तो वहां पे ऑफिसर्स का ओवररीच हो सकता है. द रूल अलाउज एक्सेसिव कंट्रोल विदाउट अलाइनिंग विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से अलाइन करना पड़ेगा. ट्रांसपेरेंसी बहुत जगह लैकिंग है. क्लियर एंड प्लेन लैंग्वेज लिख दिया गया है, और ऐसे टर्म्स क्या है? अनडिफाइंड है. कई बार उस ड्राफ्ट में कुछ टर्म लिख दो और टर्म का मतलब अलग अलग इंसान अलग अलग समझ रहा है, तो अलग अलग इंसान अलग अलग समझ रहा है, तो उससे नहीं होता है, उसको डिफाइन करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो. फंडामेंटल राइट्स में स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है. आर्टिकल 12 में क्या पढ़ते हो आप? डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ते हो. तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो अप्लाई होता है रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए. फिर जैसे ही डीपीएसपी स्टार्ट होता है, वहां पे भी आप क्या पढ़ते हो? डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ते हो, जो रेस्ट ऑफ द डीपीएसपी के लिए लागू होता है. तो स्टेट का डेफिनेशन अपने अपने हिसाब से समझने की जरूरी नहीं है. स्टेट क्या है? डिफाइंड है. वैसे ही किसी भी लॉ में जो मेजर चीजें होनी चाहिए वो डिफाइंड होनी चाहिए. ऐसे क्लियर एंड प्लेन लैंग्वेज टर्म यूज करके काम नहीं होना चाहिए. दिस इज द कंसर्न्स दैट हैव बीन हाइलाइटेड. Insufficient details. Rules fail to specify key requirements such as itemized description for data disclosure, risking misuse and inadequate protection for individuals. Inadequate protection है individuals के लिए. और क्या क्या concerns है? जो बोर्ड है लैक्स इंडिपेंडेंस. जो बोर्ड बनाया जाएगा डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, वो इंडिपेंडेंस नहीं है. उसको किस तरह से उसमें मेंबर्स रखे जाएंगे? गवर्नमेंट के मेंबर्स ज्यादा होंगे या गवर्नमेंट का ही एक तरह से सीधे सीधे फेवर करेगा? तो उसमें इंडिपेंडेंस को लेके क्वेश्चन जताया जा रहा है ना. बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बोला है कि बोर्ड क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए. लिमिटेड पावर एंड प्रोसीजरल एम्बिग्विटीज. बहुत सारा पावर इनके पास लिमिटेड है और प्रोसीजर कैसे करेंगे उसमें एम्बिग्विटी है. रूल 22 अलाउज द गवर्नमेंट टू रिक्विजिशन पर्सनल डाटा इन सर्टेन केसेस रेजिंग फियर.
जो भी रूल आया है, रूल में नंबर 22 बोलता है कि गवर्नमेंट भी पर्सनल डेटा को रिक्विजिशन कर सकती है। तो इससे लोगों में फियर भी है कि किस तरह का पर्सनल डेटा गवर्नमेंट यूज करेगी। लैक ऑफ स्पेसिफिक सेफ गार्ड फॉर सब्सिडीज एंड आधार रिलेटेड कंप्लेंट्स रिफ्लेक्टेड गैप इन रेगुलेटरी ओवरसाइट। सब्सिडीज एंड आधार रिलेटेड कंप्लेंट को कैसे सेफ गार्ड किया जाएगा, इस पे कुछ खास चीजें नहीं है जो देखने को आया है। तो क्या क्या रेकमेंड किया गया है, पब्लिक का कंसल्टेशन लो, ड्राफ्ट बन गया, उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, पब्लिक का कंसल्टेशन होना चाहिए, सिर्फ कंपनीज का नहीं। डीपीबी को स्ट्रेंथन करो, जो बोर्ड बन रहा है, जो बोर्ड रहेगा उसको और ज्यादा इंडिपेंडेंस देना जरूरी है। रूल्स जो भी हैं उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होना चाहिए गवर्नमेंट का, जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनका, जो बोर्ड बनेगा उसका। और सेफगार्ड फॉर रूल 22, जो रूल है 22 की डेटा गवर्नमेंट भी मांग सकती है, ले सकती है, उसका सेफगार्ड होना बहुत जरूरी है। डेटा गवर्नमेंट कब लेगी, क्यों लेगी, क्योंकि डेटा जो है आपका प्राइवेसी का पार्ट बनता है। और राइट टू प्राइवेसी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है जो पुट्टा स्वामी जजमेंट में, जस्टिस के.एस. पुट्टा स्वामी जजमेंट में 9 जज बेंच ने दिया था। ये 9 जज बेंच थे जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी जजमेंट दिया था, जिसमें जस्टिस जगदीश सिंह केहर उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब भी उस समय उस बेंच में शामिल थे, संजय कृष्ण कौल, ये सारे लोग जो हैं उस समय उस बेंच में शामिल हुआ करते थे। ठीक है, तो ये है इंफॉर्मेशन फर्स्ट टॉपिक के बारे में। सेकंड टॉपिक मोस्टली प्रीलिम्स रिलेटेड है, पीएम इनॉग्रेट्स की जे मुराह टनल। तो ये मुराह टनल क्या है, कहाँ है, ये आपका लोकेशन पता होना चाहिए। टनल्स बहुत सारे बन रहे हैं, खासकर जो भी हिली एरियाज हैं उसमें बहुत सारे टनल बनाए जा रहे हैं। टनल्स क्या करते हैं, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर बर्फ भी गिर रहा है, बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो टनल जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और टनल से होके जो भी है, अगर मिलिट्री जा रही है, सिविलियन जा रहा है, उनका मूवमेंट जो है बहुत इजी हो जाता है। तो टनल्स बनना खासकर वैसे लोकेशन में जो बॉर्डर के आसपास है, वो सिर्फ सिविलियन के लिए नहीं है, स्ट्रैटेजिक पर्पस भी है कि चाइना अगर अग्रेसिव होता है तो हमारे मिलिट्री का एक स्विफ्ट मूवमेंट कराया जा सके उन टनल से होके। तो बहुत सारा टनल बन रहा है। और नया टनल जो आज इनॉग्रेट हो रहा है वो क्या है, जेड मोरा टनल, जो कि कश्मीर को जोड़ेगा लद्दाख के साथ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये आसपास का जो इलाका है वो भी आपको पता होना चाहिए, जेड मोरा टनल। लोकेशन एंड ईयर राउंड एक्सेस सिचुएटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट कश्मीर। द जेड मोरा टनल फैसिलिटी ऑल सीजन एक्सेस टू सोनमर्ग। सोनमर्ग का ऑल सीजन एक्सेस रहेगा। प्लेस्ड बीनीथ द थाइजीवास ग्लेशियर, द टनल अवॉइड्स लैंडस्लाइड एंड एवलांचे प्रोन रीजन्स। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट भी होगा टनल्स में, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट भी किया जाएगा। विंटर टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। खर्चा कितना लग रहा है याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टिल 2680 करोड़ रुपीज। 6.5 किलोमीटर का लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे क्या पूछा जाता है, लेंथ पूछा जाता है। लेंथ इज हाईली इंपॉर्टेंट। इंक्लूड्स अ 10.8 मीटर वाइड मेन टनल एंड एन एस्केप टनल शेप्ड लाइक अ मॉडिफाइड हॉर्सशू। ठीक है, मेन टनल के साथ एक एस्केप टनल भी है, अगर मेन टनल कुछ दिक्कत हो जाता है उस केस में। कनेक्टिविटी को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास क्या किया गया है, इंप्रूव किया गया है एज ए स्ट्रेटेजिक रूट कनेक्टिविटी टू द जोजिला टनल। आसपास के जो भी टनल होने चाहिए, जो भी पासेज होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए, है ना। ये टनल जो है सीस्मिक जोन 4 रीजन में भी आता है, मतलब जहां पे अर्थक्वेक आने के चांसेस, हाई अर्थक्वेक आने के चांसेस काफी ज्यादा है। जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, सप्लीमेंट टू जोजिला पास। जोजिला पास इकलौता रोड है जो लद्दाख को कनेक्ट करता है, और वो शट डाउन हो जाएगा विंटर में, तो क्या होगा, तो इसलिए एक और टनल बना है। जोजिला टनल इज अंडर कंस्ट्रक्शन। 2 लेन रोड प्रोजेक्ट बिटवीन सोनमर्ग एंड द्रास ऑन द श्रीनगर ले हाईवे इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझना है। टॉपिक नंबर 3 प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी मेंस आएगा। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, एआई। तो एआई में बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो, गूगल करते हो तो जेमिनाई, गूगल जेमिनाई करके गूगल के एआई जो है आपको स्टार्टिंग में चीजें दे देता है, इंफॉर्मेशन। चैट जीपीटी करके एक वेबसाइट है, ऐप है, जो बहुत सारा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। आप में से कुछ लोगों ने यूज भी किया होगा। तो वैसे ही वो क्या है, ब्रॉड है, ये क्या है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स बनाया जा रहा है जो स्पेसिफिक होगा। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स आर गेनिंग अटेंशन एज स्केलिंग डेटा एंड कंप्यूट फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, है ना। जैसे चैट जीपीटी क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल।
तो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल बहुत सारे चीजें बनाई जा रही हैं। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल क्या है? एआई लैंग्वेज है। एआई लैंग्वेज मॉडल दैट कंटेन सिग्निफिकेंटली फीवर पैरामीटर कंपेयर टू देयर लार्जर काउंटर पार्ट। जो बड़े काउंटर पार्ट हैं चैट जीपीटी या GPT-4, जेमिनाई एडवांस्ड, उनके कंपैरिजन में इनके पैरामीटर्स बहुत कम है। ये क्या क्या करते हैं? सेंटीमेंट एनालिसिस कर पाएंगे, टेक्स्ट को समराइज कर देंगे, क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन पूछोगे आंसर दे सकते हैं, किसी कोड को जनरेट कर सकते हैं, है ना। गूगल का जो जेमिनी नैनो है वो गूगल का नया पिक्सल फोन में आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी जो भी कॉल पे बात हुआ आपका किसी से, उसको समराइज करके दे सकता है, कॉल रिकॉर्डिंग को समराइज करके दे सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओरका 2.7b एंड ओरका 2.13b बनाया है, जो भी SLMs के स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। हाउ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल वर्क, कैसे काम करता है? डेटा कलेक्ट करेगा, एक मॉडल बनाएगा, उसको ट्रेनिंग करेगा, फिर ट्यून करेगा, फिर मॉडल को यूज किया जा सकता है। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल अट्रैक्टिव क्यों है? छोटा होता है, अफोर्डेबल होता है, ज़्यादा एनर्जी को यूज नहीं करता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, स्पेसिफिक ज़्यादा होता है। बड़े जो है GPT, जेमिनाई एडवांस, ये क्या है? ब्रॉड है, ब्रॉड है, जनरलाइज्ड है। ये चीज़ें क्या है? स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक होती है। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल क्या है? मेटा AI, लामा 2, मिस्ट्रल AI, मिक्स्ट्रल, ओरका। क्या ये सब याद रखना है? ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। तो SLMs का लिमिटेशन क्या है? नॉट एज प्रोफिशिएंट एज LLMs। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तरह प्रोफिशिएंट नहीं है इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कोडिंग और लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व नहीं कर सकते स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, है ना। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो जेमिनाई है, जेमिनाई एडवांस्ड, कर सकता है, ठीक है। करेंटली अनेबल टू मैच द ब्रॉड कैपेबिलिटीज ऑफ LLM इन द बेंचमार्क टास्क। तो ये है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल जो है आपका छोटा मोटा काम स्पेसिफिक रूप से करके दे देगा, स्पेशलाइजेशन होता है उसमें, फास्टर तरीके से, फास्टर एफिशिएंसी के साथ आपको काम करके दे सकता है। इन्फ्रेंस स्पीड एंड लेटेंसी, द स्मॉलर साइज ऑफ SLMs इनेबल फास्टर प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम रिस्पॉन्सिवनेस, आइडियल फॉर एज एप्लीकेशन, जिनका छोटा मोटा एप्लीकेशन है। कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, खासकर जब हम SLMs की बात करते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में IIIT हैदराबाद विश्वासम एम टू क्रिएट डेटा सेट फॉर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन। तो ये SLM का काम कर रहा है। SLM का फीचर, SLM विल कोएग्जिस्ट विल LLM। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं और जो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल हैं एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ब्रॉड एप्लीकेशन के लिए यूज होगा, और ये जो होगा आपको शॉर्ट एप्लीकेशंस और स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज होता रहेगा। और ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आगे जाता रहेगा, उसका यूज बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर द डे, और आप सभी को उरुका की हार्दिक शुभेच्छा, और आने वाले बिहू की, भोगाली बिहू जिसको हम लोग बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं, और फिर लोहड़ी की हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू, जय हिंद।